means we have seen the potential drop taking place across any conductor. एक कंडक्टर इमेजिन करें हम, अभी नोट नहीं करना है आपको कुछ भी। सर आप क्या कह रहे थे, मुझे वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही है बेटा? मैं पूछ रहा था हाउ आर यू। तो सर अब ठीक ठीक है। ठीक ठीक है, ओके। तो और ठीक हो जाओ, ठीक है ना। अब कल से फास्ट भी रखोगे, रखेगी फास्ट या नहीं? नहीं सर, मैं लास्ट की रखूँगी। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे, और आपको हमेशा के लिए उनको याद रखना है। मैं सोच रहा हूँ किस तरह से समझाऊँ मैं ये वाला टॉपिक आपको। I want to correlate it with some real life example, and right now I'm not getting anyone. Energy. Okay, चलिए, अभी खाने पीने की बात चल रही थी ना, मुस्कान से हमने बात की, उसी से उठाते हैं। Why do we eat? हम खाते क्यों हैं? बोलिए। टू गेट एनर्जी, सिंपल सा आंसर दीजिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर देने की जरूरत नहीं है आपको। वाई डू वी ईट? टू गेन एनर्जी, टू गेट एनर्जी। वाई डू वी नीड टू गेट एनर्जी? टू परफॉर्म आवर रूटीन जॉब, पूरे दिन के जो काम करने हैं उनको परफॉर्म करना है, तो हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी एंड एनर्जी, मैंने 2 बार लिखा है एनर्जी। मैंने क्यों 2 बार लिखा? पहले बार ये क्या है? एनर्जी इनपुट। दूसरी बार ये क्या है? एनर्जी आउटपुट। क्या दोनों एनर्जीज में कुछ डिफरेंस है? मींस इन टर्म्स ऑफ यूनिट इट इज जूल। दोनों बार ये जूल है ना, कोई फर्क तो नहीं है। और अगर हमारी मशीनरी परफेक्ट है, हम जिम वगैरह भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, एनर्जी को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे हैं, वी आर नॉट गेनिंग फैट, तो क्या होता है, क्या होना चाहिए? जितना एनर्जी इनटेक लिया उतना आउटपुट हो जाना चाहिए ना। आपने इतना खाया कि 500 किलो कैलोरीज आपने ले लिए इनपुट। तो अंडर आइडियल कंडीशंस व्हाट शुड बी आउटपुट? इतना हो जाना चाहिए ना, कि हाँ भैया कुछ भी स्टोर ना रह जाए बॉडी में, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो अब इसको मैं इस आपके प्रैक्टिकल लाइफ का जो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको मैं फिट करूंगा यहां इस कंडक्टर के ऊपर। देखो कैसे। इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने लगाया एक सेल। सपोज 5 वोल्ट का ये सेल है, उसका ईएमएफ है 5 वोल्ट। स्विच ऑन कर दिया, तो बेटा इस 5 वोल्ट को मैं क्या नाम दूंगा? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल। पता है ये बातें आपको? बिल्कुल पता है हमको, इसको तो छोड़ दो, नोट अभी कुछ भी नहीं करना है आपको। तो हम जो सेल लगा रहे हैं, एक तरह से इन सब को
जो मैंने नाम ऊपर ऊपर यूज किए, वेदर इट इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, व्हाट इज दिस? दिस इज इनपुट एनर्जी। ये मैं इस कंडक्टर को इनपुट एनर्जी दे रहा हूं। नाउ ड्यू टू दिस इनपुट एनर्जी इसमें एस्टेब्लिश हो गई एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या ये आउटपुट एनर्जी है? नो, नॉट एट ऑल। ये तो करंट है, ये एनर्जी थोड़ा ही है। इसकी तो यूनिट एम्पियर है, एनर्जी की तो जूल्स होती है या वोल्ट होती। नहीं, करंट एनर्जी नहीं है, आउटपुट एनर्जी नहीं है। तो फिर आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट भी तो चाहिए। तो हो क्या रहा है, इसके कैटायंस हैं, कल भी बात कर रहे थे हम। करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स को वर्क करना पड़ रहा है ना चलने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट विल बी द आउटपुट एनर्जी। और दैट आउटपुट एनर्जी, it will be known as potential drop। वो ड्रॉप कहलाता है, पोटेंशियल गिर गया, पोटेंशियल ड्रॉप। और बेटा किसी भी ट्यूशन में, किसी भी यूट्यूब वीडियो में, दुनिया के किसी भी लिटरेचर में इसको क्लियर नहीं किया गया है by any professor of the physics, scientist of the physics, whether it is physics वाला और वाली और अनअकैडमी और बायजूस और एनीबडी। ये डिफरेंस ही क्लियर नहीं होता बच्चों को कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो मैं चाहूंगा कि ये डिफरेंस आप हमेशा के लिए याद रख लें। तो इतना भले ही ना नोट करें, लेकिन जो अगला पेज है ये तो नोट डेफिनेटली करें आप। क्या कि इनपुट जो होता है, इनपुट जो अप्लाइड होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। या जो भी अलग अलग नाम थे वो सब नोट कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस, या कभी कभी न्यूमेरिकल में बोल देते हैं पोटेंशियल, या कभी कभी वोल्टेज भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वोल्टेज अप्लाइड, या कभी कभी ईएमएफ भी कह देते हैं। ये सारी टर्म्स क्या हैं? जो अप्लाई की जा रही हैं, कंडक्टर के अक्रॉस जो अप्लाई होता है वो है ये। तो आउटपुट को किस नाम से जानते हैं बेटा हम? दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। वो पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है। याद रहेगी बेटा ये बात? यस सर। तो अब हम फिर से कोरिलेट करते हैं। तीन चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, तीन पत्ते फेंक रहा हूं। चलिए, दिवाली आने वाली है, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं बैठकर। चलो, तीन पत्ते फेंक रहा हूं मैं आपके सामने। मेरे पहले पत्ते पर लिखा है, पत्ते बना तो लें। ओके, दीज आर द थ्री कार्ड्स। ओके, मैं कार्ड पर लिख देता हूं। मैंने पहले कार्ड पर लिखा इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, अंडरस्टूड है। मैंने दूसरे पर लिखा, क्या लिख देता हूं? मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ड्रॉप। तीसरे पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है।
अब मैं कर देता हूं इनको शफल। शफलिंग कर देते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर मैंने शफल कर दिया। ओके जी। अब मैंने आपके सामने ये 3 पत्ते फेंक दिए और मैंने आपको क्या कहा, अरेंज करो इनमें से कि पहले कौन आता है। एक सर्किट आपको बनाना है, एक कंडक्टर में करंट आपको पास करानी है, एक बल्ब जलाना है। पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा। मैंने लिख दिया ए बी सी। अब आप ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट टू लास्ट। बोलिए, सोचिए। सर ए सी बी। ये कौन है, ये है सृष्टि। हम रिजल्ट्स को एक्सपोज करेंगे सृष्टि के नाम से। ए सी बी बोला आपने, चलो यस फिर सर। हम पूछेंगे साशा से। सर सेम ही था सेम ही ऑलमोस्ट। है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भी होता था। सेम सेम है हाँ। वानी, नहीं सेम है। ये भी सेम। चलो मुस्कान, बोलो बोलो। फिर छोड़ गई ये तो। अच्छा, यहाँ लिखा है मुस्कान गुप्ता लेफ्ट, लेकिन यहाँ दिख रही है मुस्कान गुप्ता बैठी भी है। ये क्या चक्कर है। अच्छा, इसने रीजॉइन किया होगा। मुस्कान गुप्ता बेटा आप हो। यस सर, वो गलती से अच्छा हो गया कोई था। बात नहीं, आंसर दोगे या नहीं बताओ। एक मिनट सर, पीछे करना, वो शो नहीं हुआ। ओके, लो। सर ये ए सी बी। एसी भी है आपका भी। यस सर। अच्छा, एसी भी। चलिए देखते हैं, मतलब पहले करंट आ गया, फिर पोटेंशियल सर डिफरेंस शायद आया। बी ए सी आया, नहीं मतलब सी ए बी आएगा। अब सही हो गई। मतलब सी ए बी आएगा। एक ने क्या बोला, ए सी बी, बाकी तीनों भी वही बोल गई। दिस इज द ऑर्डर। आप करंट को पहले कैसे ला सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेल देता है, मतलब सेल सबसे लास्ट में आएगा। क्या बोला था आपने, देखें, ए सी बी। अच्छा बीच में आया, मतलब पहले करंट आई, सेल उसके बाद आया। क्या बोल रहे हो। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मतलब सेल लगाया, उसके कारण करंट आया, फिर करंट के कारण एनर्जी ड्रॉप हुई। करंट मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, टकराएंगे, तभी तो एनर्जी ड्रॉप होगी, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो दैट इज सी ए बी। डिड यू गेट दिस। यस सर। Everybody, Sasha realized your mistake. यस सर। Good. तो चलिए, ये बड़ा एक अच्छा सा पेज है, ये नोट कर लीजिए इसको आप पूरे को ही, ये ऑर्डर भी नोट कर लीजिए। नोटेड। यस सर।
चलिए यस सर। ओके, तो अब हमें यानी कि ये बातें पता चल गई हैं, तो हम वापस चलते हैं कल वाले अपने ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पर। कहाँ गया, ये छोटा सा लिखा रह गया, तो इसी को देखते हैं, बाकी बाद में कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाकी में बोल दूंगा पिछला। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट constant physical conditions such as temperature and pressure etc potential drop, यहाँ वर्ड था क्या, potential drop taking place across a conductor depends directly on the current passing through it means V proportional to I। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो हमारा ओम्स लॉ है ना, ये जो मैंने तीन बातें बताई, तीन नहीं दो बातें बताई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप, तो बताइए ओम्स लॉ it is for potential difference or potential drop, it is only for potential drop, लेकिन होते दोनों बराबर हैं, वैल्यू दोनों की सेम होती है बेटा। अगर 5 वोल्ट आप बैटरी से लोगे तो ड्रॉप भी तो 5 वोल्ट ही होगी ना। तो दैट्स वाई ये चीज बंदे भूल ही जाते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, वो मानते हैं कि वैल्यू तो सेम है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप होते सेम है, मतलब वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में दीज आर सेम, बट द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। तो इसलिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, एंड आई होप नाउ इट विल रिमेन क्लियर इन योर माइंड फॉर एवर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्लियर हो गया है अच्छी तरह से। अब एक बात छोटी सी और अगर हमें करनी हो, इजी टॉपिक है वैसे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि एक काम करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं उसको। व्हाट causes the resistance offered by a conductor in the path of electric current? करंट के पाथ में जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसका कारण क्या होता है? व्हाट कॉजेज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, मुझे लैंग्वेज ठीक लग रही है आपको इंग्लिश? मुझे इंग्लिश नहीं आती। सृष्टि कोई मिस्टेक तो नहीं? साशा ठीक है लैंग्वेज ये? Causes? What causes the resistance offered by conductor in the path of electric current? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, है ना। What is the reason नहीं होगा यहाँ पे? हाँ सिंपल ही बना देते हैं, क्यों टिपिकल बनाए। What is the reason? Reason for the, है ना। हाँ। That is correct. Okay, what is the reason for the resistance offered by a conductor in the path of electric current? ठीक, तो बताइए क्या रीजन है आपके हिसाब से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है आंसर, वन लाइनर। सर जो पोटेंशियल ड्रॉप उसके करा उसको नहीं बच्चे, पोटेंशियल ड्रॉप तो डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक फोर्स मिला इलेक्ट्रॉन्स को, चलने के लिए मजबूर हुए वो। कहाँ से? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे तो उनका कोलिजन हुआ कैटायंस से, तो वो जो कोलिजन है दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अंडरस्टूड। तो लिखें
when a potential difference, this time मैं PD लिख रहा हूं, but it should be understood that this PD stands for potential difference, not for potential drop. When a PD, potential difference, is applied, across a conductor, तो क्या होता है? Its free electrons start flowing from low potential to high potential, but during this motion they keep colliding देखो बेटा, होते वो कैटायंस हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन हम लिखते एटम्स हैं, विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर. This collision is the reason behind the resistance caused by a conductor. तो आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए बस ये लास्ट लाइन, दिस की जगह बस द आ जाएगा. द कोलिजन ऑफ द, और ऊपर कुछ वर्ड्स आ जाएंगे. देखो क्या बन जाएगा सेंटेंस, अगर आप लिखना चाहते हैं एग्जाम्स में, दिस नहीं, द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर is the reason behind the resistance caused by a conductor in the path of electric current. तो अगर ये कोलिजन्स ना होते तो कंडक्टर रेजिस्टेंस भी ऑफर ना करता. तो कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं चलने में एक जगह से दूसरी जगह. ठीक, कॉज क्लियर हो गया. तो जी आगे बढ़ते हैं. अब इसका एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, इन्होंने सृष्टि उन्होंने कर लिया होगा. ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर चुके बेटा? यस सर. तो उस एक्सपेरिमेंट में जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, देखो सर्किट बनाते हैं पहले उसका. पहले हाँ हेडिंग तो डाल लें. V मतलब पोटेंशियल वर्सेस I कर्व. लिखना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट होगा. Here we take potential drop across the conductor. Here we take current passing through the conductor. ये कंडक्टर होता है बेटा आपका, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है R.
एमीमीटर जो करंट को मेजर करने के लिए लगाते हैं, दोज आर ऑलवेज पुट, दैट इज ऑलवेज पुट इन सीरीज। ये आपका सेल हो गया, ये की है। एंड द वोल्ट मीटर, in order to measure potential drop taking place across the conductor, it is always put in parallel। और जब पोलैरिटी की बात आती है तो हमेशा के लिए याद रखना है, एमीमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की ओर होता है, और उसी तरह से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी बैटरी के पॉजिटिव की ओर होता है। इट मीन्स वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एमीमीटर के नेगेटिव की ओर आ जाएगा। ये सर्किट बनाकर हम एक रेहोस्टेट भी लगाते हैं इस बैटरी के अक्रॉस। यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। तो रेहोस्टेट लगाकर हम करंट को चेंज कराते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज होता रहता है। देन वी टेक वेरियस रीडिंग्स ऑफ वी एंड आई, और जब हम उन सभी डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो V versus I curve is a straight line, and that is verified by the Ohm's law। V versus I curve is a straight line स्ट्रेट तो है लेकिन सीधी नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है। V versus I curve is a straight line inclined with current axis, I axis, and its slope, बेटा स्लोप हमेशा क्या होता है? Y एक्सिस पर जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है, उसी को तो स्लोप बोलते हैं। 11th में बहुत बातें की हैं हमने इसके बारे में। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो स्लोप हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, V बाय I। और ये तो हमने कल देखा था, V बाय I तो क्या होता है? V बाय I तो R होता है, यानी कि रेजिस्टेंस। इट मीन्स its slope of V versus I curve gives the resistance of a conductor। ये बात हम अपने उस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ग्राफ पेपर पर उसको बनाना होता है। किया होगा तीनों लड़कियों ने, बाल भारती वालों ने नहीं किया, इनको प्रैक्टिकल कराते ही नहीं है। सर एक डाउट है, पूछूं? यस। आई डोंट नो ये पूछना जायज है या नहीं, लेकिन आपने बोला कि एमीटर को हम हमेशा सीरीज में पुट करते हैं, राइट? या तो क्यों हम उसे हमेशा सीरीज में ही पुट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कर सकते? you will come to know about it in the third unit, अच्छा, magnetism, ओके। when we will convert galvanometer into ammeter and we will convert galvanometer into voltmeter, then we will come to know about it। अच्छा हाँ, ये मैंने स्कूल की क्लास में मिस करी थी ना। अच्छा हाँ, बीच में जब नहीं आए थे, ये तो पढ़ा दिया गया आपको, ये हो चुका है वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, हम्म, सॉरी। नो प्रॉब्लम बेटा। ये पेज बेटा हो गया सबका? यस सर। व्हाट अबाउट दिस? हो गया सर। गुड। गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चलिए जी, तो ये हमने ओम्स लॉ की बात भी कर ली। अब इसके बाद बात आती है फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ भी कभी फेल होता है? हाँ जी, क्यों नहीं, हर कोई फेल हो सकता है। तो देखिए, इसका स्लोप हमको रेजिस्टेंस बता रहा था,
और रेजिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमने एक बात शायद इग्नोर की है, कल वाली डेफिनेशन में देखना, मैं फाइल को बैक नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ से। हमने लिखा होगा ऊपर, देखकर बताओ, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर एटसेट्रा, लिखा है। यस सर। तो क्या मतलब था इस बात का? इस बात का ये मतलब था बेटा कि यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। तो रेजिस्टेंस यदि चेंज हो जाएगा तो ये जो हम बोल रहे थे कि V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ ये बात फेल हो जाएगी। कारण क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I से V इक्वल्स टू आई आर, तो V बाय आई इक्वल्स टू R, और R को हमने स्लोप बोला है, स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये R वेरी करने लगा, बढ़ने लगा या घटने लगा, तो V अपॉन आई भी वेरी करने लगेगा। V अपॉन आई क्या है? वो तो स्लोप है। इसका मतलब क्या कि स्लोप मतलब ये लाइन या तो S से जाएगी या ये S से जाएगी, अब ये स्ट्रेट नहीं रहेगी। दैट इज द फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ। लिखेंगे, it should be noted that resistance offered by a conductor depends on its temperature डायरेक्टली। अच्छा, इसका रीजन अभी कल परसों में क्लियर हो जाएगा, अभी रीजन मत पूछना, उसको पूरा डिराइव किया जाएगा रीजन को। टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मीन्स R means resistance will increase with temperature. Hence, its slope will also increase. Its slope will also increase with temperature. तो कैसे उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे हम? चाहे तो आप उसी कर्व में जो अभी बनाया होगा उसी में शो कर देना, या अलग बना लेना। तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, बट देखो बहुत ज़्यादा करंट अगर बढ़ती चली जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, हीटिंग क्रिएट हो जाएगी, उस कंडक्टर में हीट डेवलप हो जाएगी। तो क्या होगा, उसका स्लोप, जब तक करंट कम है तो हीट कम है, जब करंट ज़्यादा हो गई तो हीट ज़्यादा डेवलप हो गई, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो ये स्लोप हल्का सा ऊपर को जाने लगेगा। बहुत ज़्यादा मत ऊपर भेज देना, अ लिटिल बिट। सो इट appears to be the failure of Ohm's law. ठीक है, पिछला पेज हो चुका था। यस सर। डन विद दिस? यस सर। सर एक मिनट।
यस सर। ओके। और इसके अलावा एक और जगह इसका फेलियर है, वो भी बाद में डिस्कस किया जाएगा, केवल यहाँ पर उसका एक तरह से बस नाम नोट करना है। इट इज ऑल्सो मीन्स, इट मीन्स ओम्स लॉ, it is also not valid for semiconductors। सेमीकंडक्टर्स पर भी ओम्स लॉ काम नहीं करता। तो सेमीकंडक्टर तो हमारी 9th यूनिट है, तो वहीं पता चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक। Sasha, tomorrow we are having online class, स्कूल क्लास, पता है ना? यस सर, यस सर। 9:10 to 9:50। हाँ हाँ, यस सर। ओके, हेडिंग। It is symbolized by rho, that is RHO, rho। तो हम एक कंडक्टर के द्वारा ऑफर किए जाने वाले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और रेजिस्टेंस का कॉज हमने आपको बताया था कोलिजन्स, यानी कि जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, नहीं केवल सोचें कि वी आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रेजिस्टेंस offered by a conductor, number 1, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, कोई एनालिटिकल प्रूफ नहीं है। इट इज ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, नंबर 1, डिपेंड्स directly on the length of the conductor। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की बेटा, उतने ज्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उतनी ज्यादा टक्करें खानी पड़ेंगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मीन्स R डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लेंथ। वी मार्क इट एज नंबर 1। नंबर 2, it depends inversely on the area of cross section of the conductor। कंडक्टर जितना ब्रॉड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उससे पास होना उतना आसान हो जाएगा। तो डिपेंड्स इनवर्सली on the area of cross section of the conductor। means R
दैट इज 2, इक्वेशन नंबर 2। तो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग 1 and 2, लेंथ ऊपर थी तो ऊपर आएगी, एरिया नीचे था तो नीचे आएगा। और wherever we are having a proportionality, we should have a proportionality constant also is equal to rho into L by A। तो ये जो proportionality constant यहाँ हमें मिला rho, that is known as specific resistance of the material of the conductor। वो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये। रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दूसरा नाम रेजिस्टिविटी of the material of the conductor। ठीक, done this, and the last this one, हो गया सर। this one also। यस सर। वानी, मुस्कान, साशा, यस सर। यस सर। गुड। तो अब डिफाइन तो मतलब हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन अब हमको इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन कब होगा? जब हम फॉर्मूला इसकी टर्म्स में बना लें, मतलब इधर का इसकी टोपी उसके सर कर देते हैं। अब हम रीअरेंजिंग द टर्म्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं इसकी टोपी उसके सर, और इंग्लिश में कहते हैं रीअरेंजिंग द टर्म्स। सो व्हाट डू वी गेट on rearranging the terms? Rho is equal to R A by L। ये रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रख दीजिए बेटा यूनिटी। इफ भी लिखना पड़ेगा पहले। To define it, if A is unity and length, ये length है, दोबारा लिख देते हैं। If area of cross section is unity and length is also unity, तो A और L तो 1 1 हो गए, तो रो क्या बचा? जस्ट R। तो बन गई डेफिनेशन क्या? तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है। इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। वो कंडक्टर किससे बना होना चाहिए? उस मटेरियल से जिसकी रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो एक बार और सुने, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is equal to the resistance offered by a conductor made up of that material having unit length and unit area of cross section. Hence resistivity of a metal may be defined as
the resistance of a conductor made up of that metal having unit length and unit area of cross section. Do it. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. And that is the end of the page, having unit length and unit area of cross section. तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? SI यूनिट. अब क्योंकि फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA/L, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर मीटर कट, तो दैट इज ओम इनटू मीटर. अब ओम को चाहे सिंबल में लिख दें ओमेगा, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा OHM. राइट. तो यहीं तक रखेंगे आज का काम. कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे हम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से रेजिस्टिविटी पर वापस आएंगे कल हम. और मतलब मेन टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर का कल फिनिश हो जाएगा. तो आज का काम यहीं करेंगे बंद.